नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है दीपक। स्वागत करता हूं आपका कलेक्टर जी पर। आज है 24 मार्च 2023। देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। पहला प्रश्न, एशिया के सबसे बड़े लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन कहाँ किया गया। ऑप्शंस हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, लद्दाख। तो आंसर है उत्तराखंड। देवभूमि उत्तराखंड में एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया गया। और इसका उद्घाटन किसने किया? वर्तमान में जो पृथ्वी विज्ञान मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। इसका व्यास या डायमीटर 4 मीटर का है। ये पूरा डायमीटर है, इसका जो व्यास है ये पूरा 4 मीटर है। और इसकी स्थापना क्यों की गई है? आकाशीय पिंड तथा गहरे आकाशीय घटनाओं का अध्ययन करने के लिए, उनकी जांच करने के लिए इसकी स्थापना की गई है। यह टेलीस्कोप 2450 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस टेलीस्कोप में पारा मतलब कि जो हम लोग पढ़ते हैं मरकरी, जिसका हम लोग साइन पढ़ते हैं Hg, तो इस टेलीस्कोप में पारे या मरकरी की एक बहुत ही पतली परत का उपयोग किया गया है, बहुत ही थिन लेयर का उपयोग किया गया है। और क्योंकि कमरे के तापमान पर सिर्फ एक पारा होता है, मरकरी होता है जो लिक्विड रूप में होता है, तरल रूप में होता है, इसलिए इसका नाम लिक्विड मिरर टेलीस्कोप रखा गया है। इसकी स्थापना में आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट का योगदान है। आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ने भी इसे बनाने में मदद की है। तो यहाँ पे मुख्य बातें क्या हो जाएंगी कि एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन कहाँ किया गया? उत्तराखंड में किया गया। किसने किया उद्घाटन? पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा किया गया। और इसका व्यास कितना है? 4 मीटर है, ये भी हम लोग ध्यान रखेंगे। और क्यों किया गया है? आकाशीय पिंड तथा आकाशीय घटनाओं के अध्ययन के लिए। अगला प्रश्न, हाल ही में मानव हाथी संघर्ष को रोकने के लिए गजमित्र पहल कहाँ शुरू की गई? ऑप्शंस हैं केरल, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़। तो आंसर है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल में मानव हाथी संघर्ष को रोकने के लिए गजमित्र पहल शुरू की गई है। मानव हाथी संघर्ष मतलब क्या है कि कई बार होता है कि हाथी मानव बस्ती में घुसे चले आते हैं, या फिर मनुष्य कई बार जंगल में चले जाता है तो हाथी उसके ऊपर हमला कर देते हैं। तो इस तरह के संघर्ष को रोकने के लिए गजमित्र नाम की एक पहल शुरू की गई है पश्चिम बंगाल में। इस पहल में 600 स्थानीय लोगों को, जो वहाँ के लोग होंगे, 600 स्थानीय लोगों को गजमित्र बनाया जाएगा। और वे लोग नज़र रखेंगे कि हाथी की स्थिति क्या है, हाथी झुंड में कहाँ जा रहा है, उस समय पे हाथी की स्थिति क्या है, उस तरीके से हाथी को लोकेट किया जाएगा कि कहीं हाथी मानव बस्ती की तरफ तो नहीं चला आ रहा है, और लोकेट करके फिर उस तरीके से एक्शन लिया जाएगा। इसके लिए एक गज मित्र नाम का एप्लीकेशन भी बनाया गया है, मोबाइल एप्लीकेशन। यदि हाथी मानव बस्ती की तरफ जा रहे होंगे तो इसकी सूचना गजमित्र एप्लीकेशन पर दे दी जाएगी। इस तरीके से काम करेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में जारी 24वां भारत में महिला और पुरुष 2022, ये रिपोर्ट का नाम है, भारत में महिला और पुरुष 2022 के अंक में 2018 से 20 के लिए जन्म के समय लिंगानुपात क्या है? ऑप्शंस हैं 943, 904, 907, 989। तो आंसर है 907। सांख्यिकी और कार्यालय मंत्रालय के द्वारा विमेन एंड मेन रिपोर्ट 2022 जारी की गई। किसने जारी किया? किस मंत्रालय के द्वारा? सांख्यिकी और कार्यालय मंत्रालय। अब इसके मंत्री कौन है? मंत्री मतलब राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के लिए, तो वो हैं राव इंद्रजीत सिंह। इन्होंने नई दिल्ली में वुमेन एंड मेन 2022 के शीर्षक से प्रकाशन का 24वां अंक जारी किया। इस रिपोर्ट में लिंगानुपात, श्रम बल जैसे मुद्दों के बारे में बात की गई। लिंगानुपात के बारे में और श्रम बल के बारे में। श्रम बल मतलब कि श्रम बल में महिलाओं की हिस्सेदारी कितनी है, भागीदारी कितनी है, ये सब बातें की गई। और बात की जाए अगर लिंगानुपात की, जहां लिंगानुपात 2017 से 19 में 904 था, वहीं 2018 से 20 में ये बढ़ कर के 907 हो गया है। और इस तरीके से भारत का लिंगानुपात बढ़ रहा है, तो उम्मीद है कि भारत का लिंगानुपात 2036 तक 952 होने की उम्मीद है। 952, जो 2011 की स्थिति में कितना था? 943, 943 था। बात की जाए अगर लिंगानुपात की लिंगानुपात होता क्या है, तो लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या को कहा जाता है। 2011 की जनगणना के हिसाब से 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी थी? 943, 943। तो 2011 की स्थिति में लिंगानुपात कितना हो गया? 943। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने
स्टारबक्स के सीईओ के रूप में पदभार ग्रहण किया है। स्टारबक्स जो है ये कॉफ़ी के लिए एक बहुत ही फेमस कंपनी है, कॉफ़ी के लिए। ऑप्शन हैं लक्ष्मण नरसिम्हन, आशीष दिवालकर, बी के अग्रवाल, अश्विनी कुमार। तो आंसर है लक्ष्मण नरसिम्हन। लक्ष्मण नरसिम्हन ने स्टारबक्स के सीईओ का पदभार ग्रहण किया है। सीईओ मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। और इसके पहले लक्ष्मण नरसिम्हन पेप्सिको में भी कार्य कर चुके हैं। बात की जाए स्टारबक्स की, तो यह एक इंटरनेशनल कॉफ़ी हाउस कंपनी है। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है। जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, ICH है एक इंडियन कॉफ़ी हाउस कंपनी, बहुत फेमस है। वैसे ही एक इंटरनेशनल कॉफ़ी हाउस कंपनी है, इसका नाम है स्टारबक्स। स्टारबक्स इसकी दुनिया के कई देशों में अलग अलग जगह ब्रांचेस हैं। ये एक बहुत ही फेमस कॉफ़ी हाउस कंपनी है। रायबरेली के अगला प्रश्न देखते हैं। रायबरेली के हॉकी स्टेडियम का नाम किस खिलाड़ी के नाम पर रखा जाएगा? ऑप्शन है रानी रामपाल, मनप्रीत सिंह, वंदना कटारिया, सविता पूनिया। तो आंसर है रानी रामपाल। ये है रानी रामपाल, भारत की एक बहुत ही प्रख्यात और बहुत ही फेमस खिलाड़ी हैं। रानी रामपाल के नाम पर रायबरेली के एक स्टेडियम का नाम रखा जाएगा। और रानी रामपाल यह उपलब्धि हासिल करने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। इन्हें मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिल चुका है रानी रामपाल को, और ये पद्मश्री प्राप्तकर्ता भी हैं। पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित हो चुकी हैं। रानी रामपाल भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान भी रह चुकी हैं। ये कप्तान पहले थी भारतीय महिला हॉकी टीम की। अब वर्तमान में भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन है? वो हैं सविता पूनिया, जो भारतीय महिला हॉकी टीम की गोलकीपर हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए नॉमिनेट होने वाले पहले तमिल लेखक कौन हैं? ऑप्शंस हैं विजयन कुमार, गणेशन राव, पेरुमल मुरुगन, स्वामी आचार्य। तो आंसर है पेरुमल मुरुगन। पेरुमल मुरुगन अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ के लिए, ध्यान रखिएगा, नॉमिनेट होने वाले, सिर्फ अभी नामित हुए हैं। इनके द्वारा यह पुरस्कार जीता नहीं गया है। जब रिज़ल्ट आ जाएगा तो फिर पता चलेगा कि वो किनके द्वारा जीता गया। अभी ये सिर्फ नामित हुए हैं। पेरुमल मुरुगन अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ के लिए नॉमिनेट होने वाले पहले तमिल लेखक हैं। इनकी पुस्तक का क्या नाम है? PYRE पायरी। इसे शायद यही पढ़ा जाएगा, PYRE पायरी। इसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। इस अवार्ड के लिए नामित होने वाला यह पहला तमिल उपन्यास है, और यह उन 13 उपन्यास में शामिल है जिन्हें इस बार अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। इस बार अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए कुल 13 उपन्यास को नामित किया गया है, जिसमें से एक उपन्यास पायरी है। अगला प्रश्न, उगादि महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ऑप्शन हैं केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो आंसर है आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक में उगादि महोत्सव मनाया जाता है। यह 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च को क्यों? क्योंकि 22 मार्च को हिंदू नववर्ष के रूप में मनाया जाता है, और उगादि न्यू ईयर, नए साल को दर्शाता है। कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में भी उगादि व्यापक रूप से मनाया जाता है। मुख्य रूप से मनाया जाता है कर्नाटक में, और बाकी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में भी ये उत्सव के साथ, हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि 12वीं शताब्दी में भास्कराचार्य ने उगादि को नए साल की शुरुआत के रूप में पहचाना था। तो चलिए, ये हो गई हमारी आज की क्लास। अब रिवाइज कर लेते हैं लास्ट क्लास को। हाल ही में किसे राष्ट्रपति द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो आंसर है उपरोक्त में से सभी। जाकिर हुसैन, बालकृष्ण दोषी, मुलायम सिंह यादव। वकीलों को सुरक्षा देने वाले कानून को पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? आंसर है राजस्थान। हाल ही में भारत के किस उद्योगपति को ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में नियुक्त किया गया? तो आंसर है रतन टाटा। हाल ही में संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? आंसर है बॉम्बे जयश्री। अ मैटर ऑफ हार्ट, एजुकेशन इन इंडिया किताब के लेखक कौन है? आंसर है अनुराग बेहार। हाल ही में ISSF निशानेबाजी विश्व कप में पहला स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय कौन है? आंसर है सरबजोत सिंह। हाल ही में विदेश राज्य मंत्री ने भारत महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया? तो आंसर है कुवैत। मिसेस इंडिया अवार्ड 2023 से किसे पुरस्कृत किया गया? तो आंसर है ज्योति अरोड़ा। मथुआ मेला किस राज्य में मनाया जाता है? तो आंसर है पश्चिम बंगाल। ओके, थैंक यू।
तो ये थी आज की क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए अपना। थैंक यू सो मच।